हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल प्रिपरेशंस। माय नेम इज गुंजन कुमार। आज के हम वीडियो में बात करेंगे सिंगली रिइंफोर्स बीम का बेसिक इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होता है वो क्या है। वो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम एंड देन डिस्कस करेंगे कैंटिलीवर बीम में सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है और कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, हम कैसे इसमें टेंशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम कंप्रेशन जोन में हम टेंशन रिइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, इन सब टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आइए हम पहले डिस्कस करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में फ्रेंड्स हमारा जो टेंशन जोन लाई करता है वो न्यूट्रल एक्सिस से बिलो करता है और कंप्रेशन जोन जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर लाई करता है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हम जब भी प्रोवाइड करते हैं टेंशन रिइंफोर्समेंट तो वो हम करते हैं टेंशन जोन में। हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम में टेंशन जोन न्यूट्रल एक्सिस के नीचे डेवलप करता है, इसलिए हमारा जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड होता है वो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस होता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में कहाँ पे हम टेंशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्टली हम एग्जांपल से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये लेट अस कंसीडर कि आपका ये सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है। अगर आपने टॉस मॉस अच्छे से पढ़ रखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप है कुछ इस तरह से बनता है। तो इसमें हमारा जो होता है वो सैगिंग मोमेंट होता है। सैगिंग कहने का मतलब हुआ कि कंप्रेशन जोन ऊपर में डेवलप करेगा टॉप में और बॉटम पे क्या करेगा, टेंशन डेवलप करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कुछ सिंपली सपोर्टेड बीम का क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है आपके बोर्ड के सामने। इसमें हम ऑल टर्म्स एंड कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जो है टेंशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। अब न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टूडेंट्स हम न्यूट्रल एक्सिस को समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस वो ऐसा बीम का ऐसा एक्सिस होता है जिसमें ना तो टेंशन फोर्स डेवलप करता है और ना ही कंप्रेशन फोर्स डेवलप करता है। ओके स्टूडेंट्स, बीम का वैसा एक्सिस जहां पर ना तो टेंशन डेवलप कर रहा होगा और ना ही कंप्रेशन डेवलप कर रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, मान लेते हैं लेट अस कंसीडर कि ये हमारा क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ओके स्टूडेंट्स, तो बीम जो बना हुआ होता है उसमें कई सारा क्या होता है, लेयर बाय लेयर होता है। ये हमें जूम करके चलते हैं कि उसमें क्या होगा, लेयर बाय लेयर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए कोई क्या है, बीम है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो पेज है इसका सब सारा पेज क्या है, इसका लेयर है। इसका सारा पेज क्या है, लेयर है। ओके स्टूडेंट्स, जब इस पर हम कोई लोड ऊपर से लगाते हैं, क्या करते हैं, कोई लोड ऊपर से लगाते हैं तो ये जो बीम, ये जो हमारा कॉपी है मतलब जो बीम है वो कुछ इस तरह से बेंड करेगा, बेंड करने के बाद इसमें कुछ ऐसा पेज होगा जो ना ही सिकुड़ेगा और ना ही फैलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ना तो उसमें टेंशन डेवलप होगा और ना ही उसमें कंप्रेशन डेवलप होगा। इस कॉपी में कोई ऐसा पेज जरूर होगा जिसमें ना ही क्या होगा, टेंशन डेवलप करेगा और ना ही कंप्रेशन डेवलप करेगा। ओके, तो वो पेज का जो एक्सिस होगा ना, वो पेज का एक्सिस होगा, दैट एक्सिस इज नोन एज न्यूट्रल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल एक्सिस बीम में क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया। तो इसमें एक होता है डी को हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। स्मॉल डी है, इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव डेप्थ बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब एक होता है कैपिटल डी, ये कैपिटल डी है और ये कैपिटल डी को हम बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ। क्या बोलते हैं, ओवरऑल डेप्थ। ये सारी नोटेशन को हम लिखूंगा। ओके स्टूडेंट्स, पहले इसको हम समझा देते हैं। ओके, ये हमारा है कंप्रेशन जोन, ये हमारा है टेंशन जोन। मतलब न्यूट्रल एक्सिस के एबव हमारा कंप्रेशन जोन है जबकि न्यूट्रल एक्सिस के बिलो हमारा टेंशन जोन है इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। जब हम बात करेंगे कैंटिलीवर बीम की तो उसी में हो जाएगा टेंशन जोन कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ऊपर में। क्यों, क्योंकि अगर सपोज दैट ये हमारा क्या है, कैंटिलीवर बीम है, इसको आपने देखा होगा कि इसका डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह से बनता है। ओके, तो इसके ऊपर में क्या करता है, टेंशन डेवलप करता है जबकि बॉटम में क्या करता है, कंप्रेशन डेवलप करता है। और जहां पे टेंशन डेवलप करता है वहीं पर हम क्या करते हैं, रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। क्यों रिइंफोर्समेंट हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टील जो होता है स्ट्रॉन्ग इन टेंशन में होता है। ओके स्टूडेंट्स, जबकि कंक्रीट जो होता है वीक इन टेंशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए ऊपर में टेंशन जोन हो गया और नीचे में कंप्रेशन जोन हो गया। ये हमारा कैंटिलीवर बीम का क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं ये स्मॉल डी जो है वो है क्या, हमारा इफेक्टिव डेप्थ है। जबकि ये जो हमारा स्मॉल डी डैश जो दिखाई दे रहा है ये हमारा है इफेक्टिव कवर। क्या है, इफेक्टिव कवर। अब आप जानिए कि इफेक्टिव कवर क्या होता है। इफेक्टिव कवर वो होता है कि आउटर मोस्ट टेंशन फाइबर से, आउटर मोस्ट जो टेंशन जोन का आउटर मोस्ट फाइबर होगा
वहाँ से लेकर के सेंटर ऑफ री रेनफोर्समेंट, ये हमारा टेंशन का आउटर मोस्ट फाइबर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो हमारा है ये हमारा है रेनफोर्समेंट का सेंटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाएगा, स्मॉल डी कहलाएगा। एक स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा होगा डबल डैश। डबल डैश क्या है, ये है हमारा नॉमिनल कवर। ये क्या है, नॉमिनल कवर। अब नॉमिनल कवर क्या होता है, तो नॉमिनल कवर वो कवर होता है टेंशन के आउटर मोस्ट फाइबर से लेकर के सेंटर ऑफ द रेनफोर्स तक का नहीं, आउटर ऑफ द सेंटर, मतलब ये जो है ना आपका रेनफोर्समेंट के सेंटर तक नहीं जाना है, उसके बाहर से ही लेना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाहर से। ये हमारा हो गया नॉमिनल कवर, जबकि ये हो गया हमारा इफेक्टिव कवर। ओके स्टूडेंट, आई होप ये बात क्लियर हुआ होगा कि इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, ओवरऑल डेप्थ क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है और नॉमिनल कवर क्या होता है। ये बेसिक डिफरेंस था। ये हमारा बीम की क्या है, विड्थ है, ये बीम का विड्थ है और बी को बोलते हैं ओवरऑल विड्थ। ओके स्टूडेंट्स, सेम एज जो कैंटिलीवर का बीम है वही है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, दोनों में नोटेशन हमारा सेम है। ओके स्टूडेंट्स, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें टेंशन ऊपर है और कंप्रेशन नीचे है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम इसको मिटा करके ये सारे नोटेशन का सिंबल में लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हमारा यहाँ पे बी क्या है, बी है ओवरऑल विड्थ। बी क्या है, ओवरऑल विड्थ। ओके स्टूडेंट्स, बी हमारा ओवरऑल विड्थ हो गया। स्मॉल डी हो गया हमारा इफेक्टिव डेप्थ हो गया। ये क्या हो गया, इफेक्टिव डेप्थ हो गया। अगेन हम बात करेंगे डी डैश, ये क्या हो गया, इफेक्टिव कवर हो गया। ये क्या हुआ, इफेक्टिव कवर हो गया। अगेन हम बात करेंगे डी डबल डैश, तो ये क्या हुआ हमारा, नॉमिनल कवर हुआ। ये क्या हुआ, नॉमिनल कवर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कैपिटल डी, ये क्या हो गया, ओवरऑल डेप्थ हो गया। ओवरऑल डेप्थ हो गया। अगर हम बात करूं कि कैपिटल डी स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए, तो कैपिटल डी में से डी डैश को घटा दो। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक के मेरा हाइट जो है वो कैपिटल स्मॉल डी है। इट मीन्स कि ये इफेक्टिव डेप्थ है और ओवरऑल डेप्थ ये है। इसमें से इसको अगर माइनस कर दूँ, इतना पार्ट को माइनस कर दूँ, यही तो हमारा डी डैश है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, जब हम बीम को डिजाइन करते हैं तो बीम को डिजाइन करने के लिए हमारे पास कई सारे सेक्शन अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो बैलेंस सेक्शन होता है, सेकेंड जो होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है और थर्ड वन जो होता है वो हमारा ओवर रेनफोर्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये पहले हम फर्स्टली वन बाय वन को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा सेक्शन क्या होता है, कैसे डिजाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, किस सेक्शन को हम सिंगली बोलेंगे, बैलेंस बोलेंगे, अंडर इनफोर्स और किसको हम ओवर इनफोर्स बोलेंगे। पहले हम पता कर लेते हैं कौन क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन हम बात करेंगे कि सारे सेक्शन में से हमारे लिए बेस्ट सेक्शन कौन सा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बेस्ट सेक्शन को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं हमेशा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम बात करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा, फर्स्ट जो है वो हमारा होता है बैलेंस सेक्शन। क्या होता है, बैलेंस सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, बैलेंस सेक्शन समझने के लिए हमें समझना होगा कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है और एक होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। दो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक होता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जिसको एक्स लिम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्स लिम, और एक होता है हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसको क्या लिखते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जबकि इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये हमारा है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, या इसी को बोलते हैं क्रिटिकल। इसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब इन्हीं का कंपैरिजन करके हम बताते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो बैलेंस सेक्शन होगा कि हमारा अंडर इनफोर्स सेक्शन होगा कि हमारा ओवर इनफोर्स सेक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहले तो बात कर लेते हैं हमारे पास सेक्शन कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइप्स ऑफ सेक्शन हमारे पास 3 होते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास बैलेंस सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन है। सेकेंड जो हमारे पास सेक्शन है वो है अंडर इनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ओके, एंड थर्ड वन जो हमारे पास है अवेलेबल वो है ओवर रेनफोर्स सेक्शन।
वो क्या है हमारे पास, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि बैलेंस सेक्शन क्या होती है। तो बैलेंस सेक्शन वो होती है जिसमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर हो जाते हैं। ये तो स्टूडेंट हमने मैथमेटिकली बता दिया कि कैलकुलेशन करके कि जो एक्चुअल डेप्थ होगा न्यूट्रल एक्सिस का वो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर होगा, तो मैं कह दूंगा कि ये कैसा सेक्शन है, ये बैलेंस सेक्शन है। लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये बैलेंस सेक्शन आखिर रियलिटी में क्या होती है। आप इसको रियलाइज कैसे करोगे कि ये हमारा बैलेंस सेक्शन है। ये तो डिजाइन करते समय हमें तो पता चल जाता है, ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हम डायरेक्ट कैसे सेक्शन को समझेंगे कि हमारा बैलेंस सेक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो बैलेंस सेक्शन में क्या होता है ना कि परमिसिबल लिमिट जो होता है कंक्रीट में और स्टील में, वो फेलियर के समय दोनों अपना जो मैक्सिमम स्ट्रेस पर पहुंचता है वो सेम टाइम पे पहुंचता है। कहाँ पर कब पहुंचता है, वो सेम टाइम पर पहुंचता है। इसको मैं लैंग्वेज में लिखकर मैं आपको समझाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्या है हमारा सेक्शन। फर्स्ट है बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन, ओके, बैलेंस सेक्शन। अब देखिए बैलेंस सेक्शन क्या होता है। तो बैलेंस सेक्शन में मैं पहला डेफिनेशन क्या कहा, व्हेन, फर्स्ट डेफिनेशन है व्हेन एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू critical depth of neutral axis, critical depth of neutral axis, then it is called बैलेंस सेक्शन। इसको क्या बोल दूंगा, बैलेंस सेक्शन बोल दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, एक्स इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज एक्स यू इज इक्वल्स टू एक्स यू लिम, नो डाउट एक्स यू इक्वल्स टू एक्स यू लिम हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे, बैलेंस सेक्शन बोल देंगे। लेकिन दूसरे टर्म्स में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, when the stress level reached within permissible limit in concrete as well as in steel is at same time at the time of failure, मतलब फेलियर के समय स्ट्रेस, जो कंक्रीट में स्ट्रेस होगा और जो स्टील में स्ट्रेस होगा वो दोनों एक टाइम पे पहुंचेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब कि बैलेंस सेक्शन में जब भी हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा, जब भी हमारा बीम क्या होगा, कोलैप्स होगा, तो एक साथ दोनों फेल करेगा, कंक्रीट भी फेल हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा स्टील भी फेल हो जाएगा, दोनों एक साथ फेल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेक्शन को हम बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, फिगर हमारा कैसा बनेगा, तो फिगर देख लेते हैं। इसके लिए हमारा जो फिगर हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। लेट अस कंसीडर, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है और ये हमारा क्या है, न्यूट्रल डेप्थ ऑफ एक्सिस, ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारा यही एक्चुअल भी होगा, यही हमारा एक्चुअल भी होगा और यही हमारा लिमिटिंग भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, यही हमारा लिमिटिंग भी होगा, दोनों एक ही एक्सिस पर लाई कर जाएगा, इसका मतलब दोनों इक्वल है। ओके, इसको हम फिगर भी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होती है। ये स्टूडेंट्स हम बताऊंगा कि न्यूट्रल एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कैसे करते हैं ये मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको वीडियो को जरूर देख लेंगे।
आपका लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल जो एक्सिस होता है वो ओनली डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे। किस पे डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ स्टील पे, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जबकि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो बोथ पे कंक्रीट के ग्रेड और एज वेल एज स्टील के ग्रेड पे भी डिपेंड करता है। तो हमारा एक्चुअल डेप्थ ये हमारा जो है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो फॉर किसके लिए 0.53D ये होता है किसके लिए? फॉर माइल्ड स्टील के लिए। किसके लिए? फॉर माइल्ड स्टील के लिए। यहीं पर 0.48D आ जाएगा किसके लिए? 415 के लिए। एफ ही कितना होगा? 415 होगा। अगर 0.46D की बात कर लूँ तो ये किसके लिए हो जाएगा? एफ ही 500 के लिए हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसको ड्राइव भी कर चुका हूँ पूरा रिलेशन के साथ में। ओके, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर विजिट कर लें। ओके, अगेन मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले इसको समझ लीजिए। अभी बस इतना समझिए कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दोनों को कंपैरिजन करके हम कैसे इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग भागों में, सेक्शन में बांटते हैं। आगे हम जरूर बता दूंगा कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगेन नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। सेकेंड मेरा है अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में जो होता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, ये तो मैथमेटिकली हो गया। अगेन हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकली इसको कैसे समझते हैं। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहने का मतलब हुआ, एज ए नेम सजेस्ट कर रहा है कि मेरा स्टील जो प्रोवाइड किया होगा उसको अंडर एस्टिमेट करके किया गया होगा। क्या करके गया होगा? अंडर एस्टिमेट करके। अंडर एस्टिमेट करने का मतलब ये हो रहा है कि उसमें स्टील जो प्रोवाइड किया गया होगा ना वो कम मात्रा में किया गया होगा, वो कम मात्रा में किया गया होगा। जब स्टील उसमें कम मात्रा में प्रोवाइड किया गया होगा इसका मतलब स्टील क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। स्टील क्या होगा? फेल होगा। जबकि हमारा कंक्रीट क्या होगा? फेल नहीं होगा। कंक्रीट अपना पूरा स्ट्रेंथ का यूज नहीं करेगा और बिल्डिंग क्या हो जाएगा? हमारा बीम क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो स्टील में अंडर रेनफोर्स का मतलब हुआ कि उसमें हम स्टील को क्या कर दिए हैं? अंडर एस्टिमेट कर दिए हैं। स्टील हम उसमें कम प्रोवाइड कर दिए हैं। ओके, जितना प्रोवाइड करना चाहिए था। ओके स्टूडेंट, अब देखो हमारा जो ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है वो तो मैं मैथमेटिकली इसको मैं लिखूं तो एक्स यू जो होता है वो लेस देन होता है एक्स यू लिम। ये तो मैथमेटिकली हो गया। ओके स्टूडेंट्स, जबकि अगर हम प्रैक्टिकली बात करूं तो व्हेन स्ट्रेस लेवल इन स्टील reached within permissible limit early at the time of failure। ओके स्टूडेंट्स, मतलब फेलियर के समय स्टील में जो स्ट्रेस डेवलप करेगा वो कंक्रीट के पूरा फेल होने से पहले स्टील फेल हो जाएगा। अगर सीधी लैंग्वेज में आप जानना चाहते हैं तो स्टील फेल हो जाएगा कंक्रीट से पहले। कंक्रीट अपनी पूरी शक्ति, पूरी स्ट्रेंथ का यूज भी नहीं करेगा, उससे पहले कंक्रीट क्या कर देगा? स्टील क्या बोल देगा? दम बोल देगा, अब मुझसे नहीं होगा, और स्टील आपका फेल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके लिए भी आप अगर सेक्शन बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। ये हमारा हो गया एक्स यू लिम और ये हमारा हो गया एक्स यू। मान के चलते हैं कि बीम है हमारा, इस बीम में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे लाई कर रहा है, जबकि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया? एक्स यू लिम ज़्यादा हो गया और एक्स यू छोटा हो गया। ठीक है, ऐसे सेक्शन को क्या कहेंगे? अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहेंगे। आपके क्वेश्चन में आएंगे कि आप अंडर रेनफोर्स सेक्शन को डिजाइन कर दीजिए, तो आपके पास जो गिवन डाटा होगा उस डाटा के हेल्प से आप पहले उसको चेक कर लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए कि आपने कैसा डाटा को चूज किया है। मतलब आपका ये एक्स यू निकाल लीजिए, अगेन आप एक्स यू लिम निकाल लीजिए और दोनों में कंपेरिजन कर लीजिए। अगर एक्स यू लिम ज़्यादा हो रहा है एक्स यू से तो हम समझ लेंगे कि हमारा सेक्शन कैसा आ रहा है? अंडर रेनफोर्स सेक्शन आ रहा है। अदरवाइज हमारा क्या हो जाएगा? अदरवाइज
और अदरवाइज देखेंगे कि कौन सेक्शन आ रहा है, अगर वो नहीं होता है तो एक और 2 सेक्शन बच रहा है, बैलेंस होगा या तो फिर ओवर रेनफोर्स होगा। अब हम बात करते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, आइए ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या है हमारा थर्ड, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है भाई, तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा कि XU एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज करके यहाँ पे लिख सकते हो XU जो होता है वो ग्रेटर देन किसका होता है, XU लेम का, XU लीम का। ये हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन का केस आ जाता है। ओके स्टूडेंट, अब ओवर रेनफोर्स एज ए नेम सजेस्ट, ओवर रेनफोर्स मतलब कि इसमें जो स्टील आपने प्रोवाइड किया है वो ओवर कर दिया है, ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा कर दिया है। तो भाई बताओ, जितना ज़्यादा जितना उसको चाहिए रिक्वायर्ड स्टील से ज़्यादा स्टील आपने भी में प्रोवाइड कर दिया, तो वो क्या कभी भी वो स्टील फेल करेगा, कभी भी स्टील फेल करेगा, कभी नहीं फेल करेगा। स्टील को फेल करने से पहले कंक्रीट खुद क्या हो जाएगा, कंक्रीट खुद फेल हो जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस जो है डेवलप किस में करेगा, स्टील में करेगा या फिर कंक्रीट में करेगा, तो इसमें कंक्रीट में करेगा, कंक्रीट फेल करेगा, ना कि हमारा स्टील फेल करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसमें लिखूं द स्ट्रेस लेवल reached within permissible limit in concrete early at the time of failure। ओके स्टूडेंट्स, फेलियर के समय इसमें स्ट्रेस क्या हो जाएगा, पहले डेवलप कर जाएगा, किसमें, मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप करेगा, किसमें, तो वो कंक्रीट में डेवलप करेगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ओवर रेनफोर्स है, बहुत ज़्यादा रेनफोर्स प्रोवाइड कर दिया है तो स्टील तो कभी फेल करने की संभावना ही नहीं बनती है, स्टील तो फेल करेगा ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या फिर इसको कहो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इस पर तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए, फॉर माइल्ड स्टील के लिए या फिर HYSD बार के लिए, हाई स्टील इल्ड डिफॉर्म बार के लिए, मतलब सारे ग्रेड के ऑफ स्टील के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वो मैं बता चुका हूं। बट आज मैं ये भी बता देता हूं कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे बात करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए हमें करना होता है, जो कंक्रीट जो होता है ना, कंप्रेशन फोर्स, कंक्रीट कौन फोर्स लेता है, कंप्रेशन फोर्स, कंक्रीट में जो फोर्स आता है कंप्रेशन, जबकि स्टील में आता है वो हमारा टेंशन आता है। तो हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स को टेंशन फोर्स को क्या करते हैं, बराबर रखते हैं, कंप्रेसिव फोर्स बराबर क्या करते हैं, टेंशन फोर्स, मतलब कि हम दोनों फोर्स को इक्वल रखते हैं, किस लिए, टू अवॉइड फेलियर, फेलियर को कम करने के लिए, फेलियर को ख़त्म करने के लिए जितना कंप्रेसिव फोर्स होता है उतना हम क्या लेते हैं, टेंसाइल फोर्स लेते हैं, ताकि हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं करे, ताकि हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स ना कर जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल रखते हैं। तो कंप्रेसिव फोर्स जो आता है कंक्रीट में, वो किस में आता है, कंक्रीट में, वो कितना आता है, तो वो हमारा आता है 0.36 FC के इंटू का B इंटू का XU, और टेंसाइल फोर्स कितना आता है भाई, टेंसाइल फोर्स हमारा आता है 0.87 FY इंटू AST, कितना आता है 0.87 FY इंटू AST, ये हमारा टेंशन फोर्स हुआ, ये हमारा कंप्रेशन फोर्स हुआ, और इसमें आता है XU, इससे हम क्या कर लेंगे, XU फाइंड आउट कर लेंगे। XU बराबर क्या हो जाएगा, 0.87 FY इंटू AST अपोन में हो जाएगा 0.36 FC के इंटू का B हो जाएगा, FC के इंटू का B हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और तोड़ोगे तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं ना इस सारे टर्म को, तो आता है 2.417 FY बाय FC के इंटू AST अपोन का B। ओके स्टूडेंट्स, कहीं पर ये भी फार्मूला लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं पे ये भी, दोनों फार्मूला सही है,
इसको थोड़ा डिराइव करके मतलब भाग घटा करके इसको और क्या कर दिया गया, इजी बना दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप चाहें तो इस फार्मूला का यूज करें, चाहें इस फार्मूला का यूज करें, दोनों से एक ही वैल्यू आपको निकल के आएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारे बातें आपको क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे हम डिजाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इस बात पर कि हमारा कौन सा सेक्शन सबसे बेस्ट होगा। हमने जो डिजाइन किया है 3 मेथड से, बैलेंस सेक्शन से, हम अंडर रीइंफोर्स सेक्शन से, हम ओवर रीइंफोर्स सेक्शन से। इन सारे मेथड में हमारा सबसे बेस्ट सेक्शन कौन सा होता है, किसको प्रीफर करेंगे? सर हम जब डिजाइन करेंगे तो बैलेंस सेक्शन डिजाइन करेंगे, एक ओवर रीइंफोर्स सेक्शन डिजाइन करेंगे, या फिर हम उसको अंडर रीइंफोर्स सेक्शन डिजाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं बता दूं कि जो सबसे बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट सेक्शन जो होता है हमारे लिए, वो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन होता है। वो क्या होता है? अंडर रीइंफोर्स सेक्शन होता है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि अंडर रीइंफोर्स सेक्शन क्यों हमारे लिए बेस्ट होता है। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन बेस्ट हमारे लिए इसलिए होता है क्योंकि अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में पहले फेल कौन करेगा? पहले हमारा फेल करेगा स्टील। पहले फेल करेगा कौन? स्टील। और स्टील हमारा क्या करता है कि वो प्रायर मतलब बिफोर फेल होने से पहले, कोलैप्स होने से पहले वो क्या कर देता है, हमें हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दे देता है कि मैं फेल होने जा रहा हूँ, बिकॉज वो क्या होता है, स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल। स्टील कैसा मटेरियल है? डक्टाइल मटेरियल है। जबकि आपका कंक्रीट कैसा है? ब्रिटल मटेरियल है। कंक्रीट पर आप सडन इंपैक्ट लोड डालेंगे, कंक्रीट क्या कर जाएगा? फेल हो जाएगा। जबकि आप स्टील पर आप लोड को अप्लाइड करेंगे, सडन इंपैक्ट लोड को भी, तो वो क्या करेगा? वो फेल होने से पहले एक बार आपको इन्फॉर्म कर देगा कि भाई मैं फेल होने जा रहा हूँ, मुझे बचा लो। ओके स्टूडेंट, तो आप क्या कर लेंगे? उसके लिए व्यवस्था कर लेंगे कि हमारा जो बीम फेल होने जा रहा है तो पहले से वहां से सामान को निकाल लूं, खुद मैं वहां से चला जाऊं, ताकि ना आदमी को नुकसान हो, ना मेरा सामान को क्षति पहुंचे। ओके स्टूडेंट, तो सारी क्षतिपूर्ति से भी हमारा क्या होता है? बच जाता है, निजात पा लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अर्ली ये जो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है, ये हमें क्या करता है? हमें तो ये देता है प्रायर इंफॉर्मेशन। जबकि हमारा जो है ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में क्या है? स्टील ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए। स्टील क्या कर दिए? ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए, और कंक्रीट कम है। यार फेल तो स्टील करे या फेल कंक्रीट करे, बीम का तो फेलियर ही कहलाएगा। फेल क्या करे? स्टील करे, चाहे फेल मेरा कंक्रीट करे, फेलियर तो कहलाएगा ही कहलाएगा। कोई एक फेल कर गया इसका मतलब है हमारा स्ट्रक्चर फेल कर गया, कोई एक फेल किया इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर फेल कर गया। अगर हमारा कंक्रीट फेल कर जाता है इसका मतलब है हमारा स्ट्रक्चर फेल कर गया। और कंक्रीट फेल होने से पहले हमको ये नहीं बताएगा कि मैं फेल होने जा रहा हूँ, आप अपने आप को सचेत हो जाएं, वो नहीं बताएगा, वो डायरेक्ट फेल हो जाएगा। और उस समय आप क्या करेंगे? अगर बिल्डिंग में होंगे तो आप वहीं पर मर जाएंगे। ठीक है, मतलब भगवान ना करे कि ऐसा घटना हो, लेकिन ये घटना भी हो सकती है कंक्रीट, क्योंकि हमें प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं देती है। ओके स्टूडेंट्स, तो जबकि ओवर इन्फोर्स ही हमारा क्या हो गया। और दूसरी बात ड्रॉबैक उसका क्या है कि उसमें स्टील हमने क्या कर दिया है? ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया है, तो वो भी क्या हो जाएगा? अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। इसलिए भी हम ओवर इन्फोर्स को डिजाइन नहीं करते हैं। ओवर इन्फोर्स को डिजाइन करना है तो उसके लिए हम डबली बीम डिजाइन करते हैं। वो मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा, जब मैं सिंगली बीम का पूरा कंप्लीट बता दूंगा, उसके बाद में जाऊंगा किसमें? डबली में। और डबली के लिए एक ही उपाय है, ओवर इन्फोर्स को डिजाइन करने के लिए मात्र और मात्र एक ही है उपाय। वो क्या है? डबली बीम उसको डिजाइन करो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम बीम को डिजाइन करते हैं, और कैसे हम समझ पाएंगे कौन मेरा सेक्शन कैसा है, बैलेंस है, अंडर है, ओवर है, कहाँ कब और क्यों इसको डिजाइन करते हैं। ये सारी बातें आज के वीडियो में आप लोगों को क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही तक। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।